So good evening, everyone. Today we are going to continue. We are going to start a new chapter, that is chapter 20, trial of summons cases by the magistrate. इससे पहले हम लोगों ने ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट हम लोगों ने देखा है, और आज इस क्लास में ट्रायल ऑफ सम्मन केस बाय द मजिस्ट्रेट को हम देखेंगे. चैप्टर 20 में मेंशन है. सो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए. 251 को देखते हैं. सबसे पहले इससे पहले हम सम्मन्स को देखते हैं. वारंट, एज यू हैव कम टू नो द डेफिनेशन ऑफ वारंट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एक्स. वारंट केस और सम्मन केस की डेफिनेशन जो है डेफिनेशन पार्ट में स्टार्टिंग में ही सीआरपीसी के बेयर एक्ट में मेंशन है. सम्मन केस की अगर हम बात करें तो बड़े ही सिंपल में कह रहे हैं, सम्मन केसेस वो केसेस होते हैं जो वारंट केस नहीं है. बट अब आप वारंट केस पढ़ोगे तो वारंट केस में आपने एज यू नो वेरी वेल कि वारंट केस उसे कहते हैं जिसकी जो सजा पनिशमेंट जो है, जो सजाए मौत है या जीवन कारावास है या 2 साल की इम्प्रिजमेंट है. मींस द ऑफेंसेस, दोज केसेस आर वारंट केसेस wherein the punishment of the offense is life of imprisonment, death penalty or imprisonment up to 2 years. उसको हम वारंट केस कहते हैं. तो यानी कि सम्मन केस उसे हम कहेंगे जिसमें जो ऑफेंस, जिस ऑफेंस की सजा जो है, द पनिशमेंट ऑफ सच ऑफेंस इज लेस देन 2 years. That all offenses will be known as summon cases, correct? So indirectly we can say summon cases are less serious in comparison of warrant cases. इतना हम कह सकते हैं. So if summon cases are less serious, so I think the procedure, whatever the procedure are opted in case of warrant case, some relaxation in proceeding should be given in case of warrant case. थोड़ा सा lenient तो बरतनी चाहिए ना. जब वारंट केस बहुत ज्यादा सीरियस है तो उसमें जो प्रोसीजर है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है ना, फॉर्मल चार्ज इज फ्रेम्ड इन केस ऑफ वारंट केसेस, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड अबाउट द ऑफेंस, है ना, सब चीज सही से होता है. एंड एक्यूज्ड हैज टू कम टू द कोर्ट, अपीयर इन पर्सन, ओके. बट डोंट यू थिंक दैट इन केस ऑफ समवन केस, दो द ऑफेंस इज सो पिटी और सम नॉन सीरियस ऑफेंस इज देयर, maybe some offense he has committed, the punishment of which is just fine. अब एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए फाइन सजा है, तो अब उसको एक्यूज को बुलाना, जस्ट टू कॉल द एक्यूज इन पर्सन इन द कोर्ट, इट इज feasible. Okay, so I think some relaxation should be given to the accused. So okay, if you don't want to come in the court in case of petty offenses only and in someone case, so you no need to come in the court. If you want to send your pleader or some your wakil or advocate, so you may send it. No need to come in the court personally. Okay. तो सम्मन केस में हम यही सब देखेंगे कि कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ना. आपको लगेगा अच्छा, सम एक बहुत ही मतलब नॉन सीरियस का केस है तो उसी तरीके से प्रोसीडिंग भी चलेगी, है ना. कभी कभी होता है कि एक्यूज्ड को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, डिस्पेंस कर दिया उसको अपीयर होने के लिए. चार्ज भी सही से फॉर्मल तरीके नहीं होते हैं, सिर्फ सब्सटेंस ऑफ जो ऑफेंस है उसी को एक्यूज के सामने पढ़ा था, बताया था, पूछा था, हाँ भैया गिल्टी प्लीड करते हो, सो इफ ही प्लीड्स गिल्टी अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग विल गोइंग ऑन. इफ इट इज नॉट प्लीड गिल्टी, है ना, तो फिर एग्जामिनेशंस ऑफ एविडेंसेस होंगे, है ना. ये सब कहानी हम लोग देखते हैं, चलते हैं फटाफट. छोटी सी क्लास है, छोटा चैप्टर है, नॉट मच टिपिकल. Those who have studied already the trial of warrant cases by magistrate, I think for those it would be easy, or today's class will be very easy. तो देखते हैं 251 देख लेते हैं. Substance of accused to be stated, तो क्या कह रहे हैं, wherein someone case the accused appears or is brought before the court. तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब भी accused को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या अपीयर होता है तो particulars of offense of which he is accused shall be stated to him. So only the particulars of offense. Already इस तरह के केस हम वारंट केस में भी देख चुके हैं ना. Particulars of offenses obviously will be stated before the accused, है ना, so that he may come to know, okay, though the charge has been framed and he has been issued the summon, and in summon also he might have gone through all the particulars and substances of the offense, but still if he appears before the magistrate, it is the duty of the magistrate to state the offenses, particulars of the offenses. Okay. So, and he shall be asked whether he pleads guilty. After reading out, the magistrate will ask whether do you plead guilty or not, or has any defense to make. But it shall not be necessary to frame a formal charge. But in summon case,
it is not always necessary. यही क्वेश्चन था सभी लोगों का समन केस. So I already told you, the moment we will be studying the trial of summon case by magistrate, then we will come to know exactly what is the procedure. So in today also in WhatsApp group, Kamal has asked one question that in the summon case, यही था question, कुछ और था. अच्छा ये नहीं था, वो था आपका warrant, whether directly warrant may be issued in summon case or not. So yes, the warrant may be issued in summon case also. In lieu of warrant, in lieu of summon, some warrant may be issued. Okay. And this question I have given also, that whether in all criminal trial charging of frame is compulsory or not, something like that. The question was there. I have already given, and you people have attempted wrongly. So this is the answer for that question. But it shall not be necessary to frame a formal charge. It means that in warrant case, it is always necessary to frame a formal charge. As far as the summon cases are concerned, it is up to the discretion of the court. It is not mandatory. Discretion of the magistrate. He will frame a charge or not. It depends upon him. So it may, however, I have given one note. It may, however, noted that mere omission to state the particulars of the accusation to the accused is not to be considered as an illegality vitiating the trial. Suppose at the time of at the time of speaking the particulars, or at the time of making aware of the accused about the substance and the particulars of the offense, something elaborated wrongly about the offense, not exactly. So it does not mean the trial will get vitiated. There will not be any impact on the trial. So keep into your mind this thing. And provided that the omission has not prejudiced to the accused and the accused has been examined under section 313. So two conditions should be fulfilled. If at the time of reading out the substance of the offense, omission should be like that, the accused is not getting impacted negatively, means accused is not prejudiced. If he is prejudiced, definitely that trial will get vitiated. If omission is material, then the omission will be said that it is material. And the accused has been examined under section 313, और accused जो है examine किया गया हो 313 के according. 252 में देख लेते हैं, conviction on plea of guilty. कह रहे हैं if the accused pleads guilty, magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereupon. So obviously अगर वो guilty plead करता है तो magistrate उसकी plead of guilty को record करेंगे उस जैसे accused ने बोला है और accordingly convict उसको करेंगे. So it is not always necessary once the accused pleads guilty. So it is foundation or the burden on the magistrate. Always and always the magistrate will convict him. It is not necessary. It depends up to him. It up to his discretion whether he will convict or not. Though in certain circumstances, though accused pleads guilty, but magistrate may ask for further proceeding, ask for further evidence and examination of witnesses. Okay, quite possible. But generally maximum cases में यही होता है कि जब अभियुक्त जो है guilty plead कर लेता है तो उसको convict कर दिया जाता है. लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसा ही. ये प्रोविजन आपको पहले भी बताया गया है वारंट के केस में. 253 देख लेते हैं, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस. तो अभी हम इस सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि कोई जो पेटी केसेस होते हैं तो वहां पे जरूरी नहीं कि एक्यूज्ड आए. एक्यूज्ड का अपीयरेंस जो है डिस्पेंस ऑफ किया जा सकता है. The appearance of accused may be dispensed of if there is a petty offences, petty cases. Whereas summons has been issued under section 206 and the accused desires to plead guilty to the charge. जब 206 के अकॉर्डिंग जो उसको समन भेजा गया और समन पाते उसे ठीक है हाँ भाई ठीक है मैं प्लीड गिल्टी कर दूं. छोटा मोटा केस था जिसके बारे में सिर्फ फाइन था, है ना. अब उसे he has to come from Bihar to Lucknow and the offense what he has committed, it is a petty offense, petty case, and the fine of that offense is, let's say, 1,000 rupees. So just to save 1,000 rupees, do you think that the person will come to the Lucknow and will have trial, will appear before the magistrate? What he will say? He will say, okay, I plead guilty. I am ready to pay 1,000 rupees. Simple. So in such case, in petty offenses, मान लिया था ठीक है भाई तुम किसी को भेज दो और फिर हम मजिस्ट्रेट भी कहता है ठीक है आप किसी और को भेज दो, हम फिर देखते हैं आगे. और बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर जो है वो अकॉर्डिंगली अमाउंट भी भेज सकता है फाइन. जो एक्यूज्ड है जो बोल रहा है ठीक है आई प्लीड गिल्टी, तो बाय जो है मैसेंजर या बाय पोस्ट जो वो अपना
फाइन जो भी उसमें मेंशन हो, जाहिर सी बात है समन में मेंशन होगा फाइन कि कितनी इसकी सजा है क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो भेज सकता है. So that is the conviction of plea of guilty in absence of accused in petty cases. Subsection 2 देख लेते हैं. Magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on the plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons. कह रहे हैं अगर मजिस्ट्रेट साहब उसको कन्विक्ट कर रहे हैं उसके absence में, है ना, जब वो आना नहीं चाहता तो उसके absence में उसको कन्विक्ट कर रहे हैं, जो उसने गिल्टी प्लीड किया है, और उसको फाइन देने के लिए सेंटेंस सुना दिया कि हाँ इतना फाइन देना आपको, जो सम्मन में स्पेसिफाइड था. एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज्ड शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स दैट फाइन, or where the pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in his discretion convict the accused in such plea and sentence him as aforesaid. So accordingly भाई दो चीजें हो सकती हैं, either the accused will send his pleader. So once the pleader comes appears before the magistrate will accordingly do the trial or accordingly will convict him, है ना. ट्रायल क्या करेंगे, वो तो गिल्टी प्लीड कर दिया. अगर मान लिया प्लेटर को भेजते हैं, प्लेटर के सामने प्लेटर जो जो कहना होगा उसके शब्द में लिख लेंगे, उसको सजा दे देंगे, सेंटेंस दे देंगे. और मान लिया किसी को नहीं भेजता, डायरेक्टली वो फाइन भेज देता है, कहता है ठीक है मैं फाइन भेज रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली फिर आगे उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे. 254 में देख लेते हैं. Procedure when not convicted. ये कह रहे हैं if the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253. अब suppose the magistrate asks the accused whether to plead guilty or not. So accused says no I don't plead guilty, है ना, I object. तो क्या होगा. और दूसरा केस ये हो सकता है कि उसने गिल्टी तो प्लीड कर लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब आगे उसको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें एग्जामिन करना चाहिए एविडेंसेस, ये दबाव में आके जस्ट ही इज अंडर द प्रेशर, दैट्स व्हाई ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक एंड ही प्लीड्स गिल्टी. Something is fishy. So being a magistrate I will proceed further, I may examine the evidence. Okay, तो अगर 252 के अनुसार या 253 के अनुसार मजिस्ट्रेट साहब एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं करते हैं, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidences. Obviously the magistrate will hear the prosecution and will examine all the evidences as may be produced in support of the prosecution, and also the magistrate will hear accused also and will take all the evidences given by the accused in his defense. So this is the process when the conviction is not done. This is the procedure once the conviction is not done. Subsection 2, magistrate may, if it thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summon to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. Obviously, magistrate जो है prosecution या accused के application पे witnesses को भी summon issue कर सकते हैं ताकि वो appear हो सके या पाए, या उसके पास डॉक्यूमेंट्स है कोई विटनेस के पास, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन इशू किया जा सकता है विटनेसेस को. ठीक है. सबसेक्शन 3 में देखते हैं. मजिस्ट्रेट में बिफोर सम्मनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट. तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि विटनेसेस को सम्मन्स भेजने से पहले, सम्मन्स भेजने के लिए जितना एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो पहले इंश्योर कर लेंगे कि भाई आप लोगों में से कौन देगा. जाहिर सी बात है जनरली वो एक्यूज से ही लेते हैं पैसा, है ना, वो कोर्ट में डिपॉजिट किया जाएगा. जैसे आप अपने पास से जेब से तो नहीं देंगे ना. मजिस्ट्रेट इज नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट द एक्सपेंसेस ऑफ कोरियर और समथिंग, और प्रिंटिंग और समथिंग लाइक दैट. 255 acquittal or conviction. So obviously बात है कि after following 254 the magistrate will either convict the accused or pass an order of acquittal. दो ही चीजें हो सकती हैं. If the magistrate upon taking the evidence referred to in section 254 and such further evidence if any as he may of his own motion cause to be produced find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. Obviously बात है अगर वो guilty नहीं पाते accused को, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को उन्होंने देखा, एग्जामिन किया, एक्यूज के एविडेंसेस को देखा, विटनेसेस को सुना, डॉक्यूमेंट को देखा, उन्हें लगता है कि एक्यूज जो है, अभियुक्त जो है, ये गलत इल्जाम इस पे लगा है, गिल्टी नहीं है, तो ऑब्वियसली ही विल पास एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल. Second, where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 325 or section 360, he shall, if he find, actually 325 में मैं यही बता देता हूँ, those who have not studied kindly go through 325. What they are trying to say, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. So once subsection 1 talks about when the magistrate does not find the accused guilty. Subsection 2 talks about when the magistrate finds the accused guilty. Once the magistrate finds the accused guilty, what the magistrate will do? Accordingly pass sentence upon him according to the law. But if he has not gone through the provision of 325 or 360, then he will pass the sentence.
325 means if he thinks that okay, whatever the fine is there involved in the offense, I'm not enough competent to pass such offense, so definitely he will transfer the case to the chief judicial magistrate whom he is subordinate. 360 में क्या है? 360 में क्या है कि एक्यूज के कंडक्ट के बेसिस पे उसे छोड़ दिया जाता है, बहुत शरीफ आदमी है, पहली बार इन्वॉल्व हुआ, तो 360 में यही है कि ऑन द बिहेवियर और द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज some relaxation may be given. So if the magistrate is not following 325, neither he is giving the case to his superior, nor he is giving relaxation to the accused on the basis of his conduct, so definitely obviously final यही है ना कि उसको सेंटेंस पास कर दिया जाएगा. सबसेक्शन 3 देख लेते हैं. मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 352 252 और 255 convict the accused of any offense triable under the chapter which from the facts admitted or proved to appear to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby. ठीक है, accused को convict कर देंगे, है ना, जो भी इस चैप्टर के अंदर जो ट्रायल चले उसके अकॉर्डिंग, which from the facts admitted or proved to appear to have committed. ठीक है, वही बात. 256 में देख लेते हैं. नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट. अब शिकायतकर्ता जो है वो आता नहीं है उस दिन, ट्रायल के दिन, या शिकायतकर्ता मर गया है, तो फिर क्या होगा? कह रहे हैं कि इफ द समन हैज बीन इशूड ऑन द कंप्लेंट and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, complainant does not appear, या magistrate shall, notwithstanding anything there herefore contained, acquit the accused unless for some reasons he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. So obviously बात है, अगर complainant नहीं आता, if complainant does not come before you, suppose you are a magistrate, what will you do? You are having 3 options. Either you will let the accused go, you will say okay भाई जाओ, जब complainant ही नहीं है तो हम क्या करें, or you may fix some further date, है ना, for hearing, कि चलो भाई अगले दिन सुनवाई होगी, आज कंप्लेंट नहीं आया, ठीक है. या तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हो, कर दोगे, है ना, जस्ट प्रूफ के बेसिस पे. तो ये कहना है कि सम्मन जो भेज दिया गया था कंप्लेंट के बेसिस पे, सम्मन भेज दिया गया था एक्यूज्ड को और एक डेट अपॉइंट कर दिया गया था, और उस दिन जो है शिकायत करता है कंप्लेनेंट नहीं आता है ना, कंप्लेनेंट नहीं आता है, नहीं अपीयर होता है, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? कह रहे हैं कि इससे पहले जो कुछ भी बताया गया उसे आप भूल जाइए. वहां पे मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्यूज्ड को एक्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, है ना, जब तक उनके पास कोई रीजन ना हो, जेन्युइन रीजन ना हो कि भाई कुछ गड़बड़ है. अगर रीजन उनके पास, सपोज मजिस्ट्रेट इज हैविंग सम रीजन that yes, the accused might be involved in the case, something is fishy or the complainant has been pressurized, that's why he has not appeared before me. So being a magistrate, you should always give further date for hearing. You should fix some further date, you should extend the hearing. Proviso, provided that where the complainant is represented by a pleader or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. तीसरा ही वाला केस है जो मैंने बताया है. पहला देखो, जब कंप्लेनेंट नहीं आता, मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जो मैंने बता दिया. तीसरा ऑप्शन यही है कि केस को वो लेंगे, ना ही वो एक्सटेंड करेंगे, ना ही वो एक्यूज्ड को एक्विट करेंगे, छोड़ेंगे, वो लेंगे केस को. अगर मान लो कंप्लेंट, हो सकता है कंप्लेंट अपने जहाँ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, है ना, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक है कंप्लेनेंट का आना यहाँ पे जरूरी नहीं है, उसका पर्सन अपीयरेंस जरूरी नहीं है ना, और हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन जो है कंडक्ट कर रहा है कंप्लेनेंट की तरफ से, है ना, तो मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस. सो मजिस्ट्रेट जो है उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, और उस केस के साथ फिर आगे बढ़ेंगे. सबसेक्शन 2, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल so far as may be apply also to cases where the non appearance of the complainant is due to his death. तो सेम प्रोविजन वही फॉलो होगा, मान ले कंप्लेनेंट मर जाता है. सबसेक्शन 1 ये बताता है कंप्लेनेंट जिंदा है, he is alive but he has not appeared before the magistrate, then what will happen? Subsection 2 says that if complainant has died, then the same provision, means the subsection 1 wala provisions will applicable in case of death also. 257, withdrawal of complaint. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them,
magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. So obviously बात है कि एक बार कंप्लेनेंट जो है अपनी शिकायत को वापस ले लेता है और वो सेटिस्फाई करता है मजिस्ट्रेट को, ये जेन्युइन रीजन है इसलिए मैं वापस लेता हूँ, तो अकॉर्डिंगली मजिस्ट्रेट साहब भी एक्विट कर देते हैं अक्यूज्ड को। ये है 257। 258 देख लेते हैं, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। ये कहता है कि इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट, अगर मतलब कोई भी केस है जो कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट नहीं हुआ अदर देन कंप्लेंट है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास or with the previous sanction of CGM, any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सम्मन केस में किसी भी टाइम CGM जो है या कोई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के प्रायर परमिशन से किसी भी स्टेज पे वो अगर मान लिया जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया उन्होंने तो बिना जजमेंट के उसको प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं। और जहां पे मान लिया कि स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड, जो प्रिंसिपल मुख्य जो विटनेसेस थे साक्षी थे उनको रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसीडिंग को रोका गया है, तो प्रोनाउंस ए जजमेंट ऑफ एक्विटल, तो जजमेंट ऑफ एक्विटल आपको देना पड़ेगा, एक्विट करना पड़ेगा फॉर द टाइम एक्यूज्ड को, एंड दूसरे केस में एक्यूज्ड को रिलीज करना पड़ेगा। मान लिया कोई और केस है जहां पे कोई सजा वजा नहीं था तो उसमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा एक्यूज्ड को, एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, पावर देख लिया, कुछ केसेस में मजिस्ट्रेटिव पावर हमने देख ली। 259 देख लेते हैं, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। कह रहे हैं कि व्हेन शिखा कह रही हैं सर ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस होता है। हाँ भाई, एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल दैट व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर द मजिस्ट्रेट मे स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। एनीवन ऑफ यू, देख लेते हैं 259 बताता हूं। When in the course of the trial of someone case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to magistrate that in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant case. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by the court for trial of warrant case and may recall any witness who may have been examined. तो ये कहते हैं जब ट्रायल के कोर्स में, जब मान लो कोई सी सम्मन केस का ट्रायल चल रहा है ना, और उसकी जो सजा है, पनिशमेंट है, वो 6 महीने से ज्यादा है और 2 साल से कम ही होगी, जाहिर सी बात है, तभी तो सम्मन केस था। 6 महीने से लेकिन ज्यादा है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हमें ये केस जो है बिल्कुल वारंट केस की तरह, ट्रायल ऑफ वारंट केस द प्रीवियस चैप्टर मींस चैप्टर 19 यू हैव स्टडीड 243 to I think 247 something like this sections are there for trial of warrant cases. So in chapter 19 whatever you have studied, the same provisions will be applicable and again the trial will be proceeded, trial will be started as per the trial of warrant cases and the witnesses will be recalled and they will be examined as in case of warrant cases. So this is all about the trial of summon case by magistrate. बहुत ही इजी चैप्टर था, चैप्टर 20। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। अब हम देख लेते हैं कि सर्कमस्टांसेस कह रहे हैं कि सर कौन से सर्कमस्टांसेस के प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस, मजिस्ट्रेट को कोई काम आ गया या कुछ हो गया। सर 256 भी दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा 256 दोबारा बताना आपको। नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेंट बहुत ही सिंपल है। तो मान लिया जो शिकायत करता है जिसने कंप्लेंट किया था वो नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, या तो एक्यूज्ड को कन्विक्ट करेंगे या तो कन्विक्ट मतलब कि केस आगे बढ़ाएंगे कंप्लेनेंट की, जहां पे मान लिया कंप्लेनेंट किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया है अपनी जगह पे, तो और मजिस्ट्रेट को लगता है कि चलो ठीक है कंप्लेंट नहीं है, उसका आना जरूरी भी नहीं था, सो अकॉर्डिंगली वो, या मान लिया कि कंप्लेनेंट के बिहाफ प्रोसिक्यूशन जो था, प्रोसिक्यूटर जो था, प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ रहा है केस, है ना, by the officer conducting the prosecution, जो कहते हैं ना where the complainant is represented by pleader or by the officer, किसी ऑफिसर के थ्रू या प्लीडर के थ्रू कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंप्लेनेंट नहीं आया, वो जानबूझ के नहीं आया, तो मजिस्ट्रेट को भी लग रहा है ठीक है उसका आना जरूरी भी नहीं था, तो अकॉर्डिंगली केस को वो प्रोसीड करेंगे। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या था कि उसको एक्विट कर दें, ठीक है कंप्लेनेंट जब शिकायत करता ही नहीं आया, जिसको दिक्कत है वही नहीं आया, तो ठीक है भाई जाओ तुम, so the magistrate will pass an order of acquittal। तीसरा ऑप्शन यह है
तीसरा क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेट दे सकते हैं। ठीक है, आज कंप्लेनेंट नहीं आया, ठीक है भाई नेक्स्ट हियरिंग देते हैं, नेक्स्ट हियरिंग पे आप आना, कंप्लेनेंट भी आएगा, फिर मैं केस को देखूंगा। 3 ऑप्शन रहते हैं हमेशा जब कंप्लेन ना आए। और जो टू में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कंप्लेंट अगर मर गया तो जो मर गया तो यही 3 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, जो मर गया होगा तो आई थिंक मान के चलो तो 2 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो हाँ ठीक है, ये भी ऑप्शन होगा। जब मजिस्ट्रेट साहब को पता चलेगा कि कंप्लेंट मर गया, तो आप क्या करोगे? जस्ट बिकॉज द कंप्लेनेंट हैज डाइड, डू यू थिंक दैट you will acquit you will pass an order of acquittal? Don't you think that still you should proceed the case, because it is not possible now for the complainant to appear before you because he has died? तो क्या मतलब एक्यूज छूट जाएगा? नहीं ना, केस को देखोगे ना आप, और जो एविडेंसेस हैं, विटनेसेस होंगे। नो सर, तो सर डेथ के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकती है। यस, अनामिका वर्मा लीगल आयर्स पर चलेगा। हाँ, नहीं ऐसा तो ही नहीं, लीगल आयर्स कंप्लेनेंट क्या होता है ना कि अब डिपेंड करता है, मैंने किसी और के बारे में कंप्लेंट किया है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कंप्लेंट किया किसी और के लिए, तो उसमें मेरा लीगल आयर क्या करेगा? तो उस केस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट को लगता है ठीक है वो नहीं आया, डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं मजिस्ट्रेट उसको पूरी तरीके से, उसका कोई भी ना आए तब भी केस लेंगे मजिस्ट्रेट साहब, है ना। मान लो वो अनाथ है, फिर नहीं है लीगल आयर उसका, तो मतलब जो उसने कंप्लेंट किया था और जो एक्यूज था, एक्यूज खुलेआम घूमेगा, मतलब अब छुटकारा हो गया। ऐसा अगर हो तो हर एक्यूज जो है, जो कंप्लेन होगा उसको मार डालेगा, कंप्लेन किया तो उसे मार डालेगा, कहेगा मार दो, और ना रहेगा ना ये फिर आगे केस चलेगा, ऐसे होगा। इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि कंप्लेनेंट के होने या ना होने से फर्क नहीं होता, एक बार उसने कंप्लेन कर दिया, केस चलेगा आगे। सर डिफेंडेंट के केस में, हाँ वो फिर लीगल आयर होता है ना, डिफेंडेंट केस में बच्चे उसी का केस होता है ना सिविल मैटर में। डिफेंडेंट के केस में मेरी जमीन है तो मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा लड़ेगा, है ना। जब मैं जमीन खरीदा हूंगा तो रेंट परचेज एग्रीमेंट बने होंगे, जब परचेज एग्रीमेंट बने होंगे तो मैं फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी बनाऊंगा, सेकंड पार्टी बना होऊंगा तो मैं वहां पे एक लिखा होऊंगा कि आई सो एंड सो हियर बाय रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो the second party includes his heirs, legal representative, successor. Like this it is written in the agreement. So obviously if any case arises and a dispute arises, obviously my heir will come into picture if I am died. जैसे ये अपीयर नहीं हुआ तो वारंट क्यों इशू नहीं किया? शिका करें क्या? अच्छा मैं वीडियो एक बार बंद कर दूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।